नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में जहां एक तरफ तलवारें चल रही थी तो दूसरी तरफ कला, ज्ञान और संस्कृति के नए फूल खिल रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। एक ऐसा जमाना जिसने टकराव और मेल-जोल से एक ऐसी मिली-जुली संस्कृति को जन्म दिया जिसकी छाप आज भी हम पर है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम 4 हिस्सों में इस सफर को तय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक नए युग की शुरुआत हुई। फिर दिल्ली सल्तनत के दौर में चलेंगे। उसके बाद हम दिल्ली से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों के सांस्कृतिक उभार को समझेंगे और आखिर में मुगल साम्राज्य की शानदार विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, नए युग का आरंभ। वो कौन सी नई सोच, कौन सी नई ताकतें थीं जो उस वक्त भारत में दस्तक दे रही थी? ये जो बात इतिहासकार सतीश चंद्र ने कही है ना, वो इस दौर की एकदम सही तस्वीर खींचती है। हम अक्सर इस जमाने को सिर्फ लड़ाइयों से जोड़कर देखते हैं, पर असल में ये ज्ञान के एक बहुत बड़े ग्लोबल एक्सचेंज का समय था। अरब विज्ञान ने दुनिया भर से ज्ञान लिया और उसे आगे बढ़ाया, और इस क्रांति में भारत का रोल बहुत बड़ा था। अब ये देखिए, ये लेन देन कितना मजेदार था। मतलब ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था। भारत की जो दशमलव प्रणाली थी, यानी डेसिमल सिस्टम, वो जब अरब के रास्ते पूरी दुनिया में फैली तो उसने तो जैसे गणित और विज्ञान की दुनिया ही बदल दी। और वहीं अरब जगत से हमें मॉनसून जैसा शब्द मिला, नक्शे बनाने की बेहतर कला मिली और खजूर की खेती और ऊंट पालने जैसी नई चीजें भी सीखने को मिली। अच्छा, हमें ये सब पता कैसे चलता है? जाहिर है उस जमाने के दस्तावेजों से। चचनामा एक ऐसा ही बहुत जरूरी ग्रंथ है। ये हमें सिंध पर हुए अरब आक्रमण की कहानी बताता है, जिससे उस समय की घटनाओं और समाज की एक बहुत ही रेयर झलक मिलती है। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है उत्तर भारत की तरफ, जहां सत्ता का एक नया, बहुत ही शक्तिशाली केंद्र बन रहा था, दिल्ली सल्तनत। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का मतलब कोई एक राजा या एक खानदान नहीं है। नहीं, पूरे 320 साल। सोचिए जरा, 320 सालों तक 5 अलग-अलग राजवंशों ने यहाँ एक के बाद एक हुकूमत की। गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद सैयद और आखिर में लोदी वंश। इन सब ने मिलकर दिल्ली को सत्ता का एक बहुत मजबूत सेंटर बना दिया। कहते हैं ना, कुछ लड़ाइयाँ इतिहास बदल देती हैं। तराइन की लड़ाई बिल्कुल वैसी ही थी। 1191 में पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में उसी मैदान पर उनकी हार ने उत्तर भारत की राजनीति का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सल्तनत काल में सिर्फ लड़ाइयाँ ही हो रही थी। नहीं, आर्किटेक्चर में भी कमाल के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। और इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है दिल्ली में बना सिकंदर लोदी का ये मकबरा। तो सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या खास था? अरे बहुत कुछ। ये भारत का पहला गार्डन टूम था। मतलब एक मकबरा जिसके चारों तरफ बाग हो। और इससे भी बड़ी बात, यहीं पर पहली बार डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल हुआ। यही वो तकनीक थी जो आगे चलकर मुगल आर्किटेक्चर की पहचान बनने वाली थी। हाँ, तो कहानी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। जिस वक्त दिल्ली में सल्तनत अपनी जड़ें जमा रही थी ना, ठीक उसी समय भारत के दूसरे हिस्सों में भी बहुत कुछ चल रहा था। शक्तिशाली राज्य बन रहे थे, नए नए कल्चरल मूवमेंट शुरू हो रहे थे। चलिए अब जरा दिल्ली से बाहर भी देखते हैं। चलिए अब जरा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाले कई सालों तक दक्षिण की शान बना रहा, विजयनगर साम्राज्य। इसकी राजधानी थी हम्पी, जो इतनी भव्य थी कि दुनिया भर से आने वाले यात्री उसे दुनिया के सबसे शानदार शहरों में गिनते थे। देखो, विजयनगर इतना मजबूत सिर्फ अपने खजाने की वजह से नहीं था। उसकी असली ताकत थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मैनेजमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और फिर गांवों तक कितने सिस्टमैटिक तरीके से बांटा गया था। इससे शासन चलाना बहुत ही एफिशिएंट हो गया था। और इस साम्राज्य का जो गोल्डन एज था ना, वो आया सम्राट कृष्णदेव राय के दौर में। वो एक जबरदस्त योद्धा तो थे ही, पर साथ ही कला और साहित्य से भी उन्हें बहुत प्यार था। उन्होंने खुद आमुक्तमाल्यद नाम का एक महाकाव्य लिखा, जो आज भी तेलुगु साहित्य की एक शान माना जाता है। इसी समय राजनीति से हटकर समाज में एक जबरदस्त आध्यात्मिक लहर चल रही थी, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं।
अब इसके मोटे तौर पर दो रास्ते थे। एक था सगुण, जिसमें ईश्वर के साकार रूप जैसे राम और कृष्ण की पूजा होती थी। सूरदास और मीराबाई इसी धारा के थे। और दूसरा था निर्गुण, जो ईश्वर को बिना किसी रूप या आकार का मानते थे, जैसे कबीर और गुरु नानक। इस आंदोलन ने समाज को बहुत गहराई से बदला। और जैसे भक्ति आंदोलन था, ठीक वैसे ही सूफी आंदोलन भी प्यार और भाईचारे का पैगाम फैला रहा था। भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद जैसे सूफी संतों की दरगाहों पर आज भी हर धर्म के लोग जाते हैं, और ये इस बात का सबूत है कि उनका संदेश आज भी कितना जिंदा है। चलिए अब आते हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे शानदार पड़ाव पर, मुगल साम्राज्य, जिसने मध्यकाल को उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारत को एक नई शक्ल दी। तो मुगल साम्राज्य की कहानी शुरू होती है बाबर से। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, फिर अगले ही साल खानवा में राणा सांगा को, और फिर चंदेरी में मेदिनी राय को। एक के बाद एक 3 बड़ी जीतें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो लगातार जीतता कैसे गया? जवाब था उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, जो उस समय के लिए बिल्कुल नई थी। एक थी तुलगमा नीति, जिसमें सेना दुश्मन को घेर कर पीछे से हमला करती थी, और दूसरी थी उस्मानी विधि, जिसमें बैलगाड़ियों की आड़ लेकर तोपें चलाई जाती थीं। इन नई तकनीकों ने उसे मैदान में लगभग अजेय बना दिया था। लेकिन जानते हैं, मुगलों को आज हम उनकी जीतों से ज्यादा उनकी बनाई खूबसूरत इमारतों और कला के लिए याद करते हैं। उन्होंने भारतीय और फारसी स्टाइल को इतनी खूबसूरती से मिलाया कि एक बिल्कुल नई इंडो पर्शियन शैली बन गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो आज भी दुनिया के सामने खड़ा है, ताजमहल। अब मुगल साम्राज्य को असल में एक हिंदुस्तानी साम्राज्य बनाने का काम अकबर ने किया। कैसे? कुछ बड़े जरूरी सुधार करके। उसने दास प्रथा खत्म की, तीर्थ यात्रा पर लगने वाला टैक्स हटाया और जजिया कर भी खत्म कर दिया। ये वो कदम थे जिन्होंने इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को एक साथ जोड़ने में बहुत मदद की। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है कि मध्यकालीन भारत सिर्फ राजा महाराजाओं और जंग की कहानी नहीं है। ये तो भाषाओं के मिलने की, कला के नए रूप लेने की और एक मिलीजुली संस्कृति के बनने की कहानी है। अब मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, इस दौर की कौन सी विरासत आज भी हमारे खाने में, हमारी जुबान में और हमारी इमारतों में जिंदा है? सोचिएगा जरूर।